क्लास 6 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर्स के ऊपर। तो हमने प्रीवियस में लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस के बारे में और एटमॉस्फेयर्स के लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा वापस से एटमॉस्फेयर्स के लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर बायोस्फीयर्स डिस्कस करेंगे। नाउ तो वापस से पीछे चलते हैं, एक बार बायोस एटमॉस्फेयर्स का जो लेयर्स था उसको एक बार देख लेते हैं। जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर्स के, तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है आपको जिसमें मोस्टली सारे लेयर्स के बारे में बताया जा रहा है कि लेयर्स जो है, तो जो एटमॉस्फेयर्स का जो लेयर्स है वो कितने हैं, 5 लेयर्स है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर्स। ठीक है, सो दे आर 5 लेयर्स और इसकी डेंसिटी जो है डिपेंड करती है, हर लेयर्स में इसकी डेंसिटी जो होती है एयर की और टेम्परेचर जो है वो अलग होता है। एक जैसा डेंसिटी ऑफ एयर एंड टेम्परेचर सब में अलग अलग है। तो इसी तरह से नीचे से अर्थ के ग्राउंड से अगर शुरुआत करते हैं तो मान लो सबसे पहले जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बाद फिर उसकी जो लेयर्स आती है एटमॉस्फेयर्स की, तो जो लेयर्स है पहला वाला सबसे, ठीक है, सबसे जो छोटा है वो आ जाएगा ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है। ठीक है, तो देखा जाए ये अर्थ के एग्जैक्ट ऊपर वाला जो लेयर्स है एटमॉस्फियर है, स्काई है, वो ट्रोपोस्फियर है। फिर दूसरा वाला जो स्ट्रेटोस्फियर है, फिर वापस आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर आता है और उसके बाद थर्मोस्फियर्स के बाद आ जाता है एक्सोस्फियर्स। तो ये जो है 5 लेयर्स हो गया। ठीक है, अब 5 लेयर्स के बाद जो है इसमें ट्रोपोस्फियर्स जो था, ट्रोपोस्फियर्स, तो उसके स्ट्रेटोस्फियर्स सबसे पहले तो अर्थ हो गया। तो ये अर्थ सबसे ये जो है अर्थ, तो ये अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हो गया। तो अर्थ के ऊपर वाला जो लेयर था वो था ट्रोपोस्फियर, लेकिन ट्रोपोस्फियर के नेक्स्ट लेयर जो आता है, मतलब स्ट्रेटोस्फियर से पहले, तो इसका जो है इसमें देखा गया कि दे आर हैविंग डिवाइडेड इनटू 2। तो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फियर, तो उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में भी 2 लेयर्स उसको डिवाइड किया गया है, तो वो है ट्रोपोस्फियर। तो स्ट्रेटोस जैसे ट्रोपोपोज था तो उसी तरह से स्ट्रेटोपोज है। तो इसी तरह से हर लेयर्स में एक एक लेयर्स वापस से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह हर लेयर्स के अंदर एक और लेयर्स है, इसको डिवाइड किया गया है। ओजोन लेयर्स भी है, तो इसी तरह से इस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेयर्स है, तो ये पहला वाला जो लेयर था, ठीक है, तो पहला वाला जो लेयर था जिसको डिवाइड किया गया था, तो ये पहला लेयर ये वाला 1 हो गया। तो ये वाला अब 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये नेक्स्ट वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये वाला 5 हो गया। इसमें कलर्स दिख नहीं रही है, डार्क कलर लेते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसी तरह से 5 लेयर्स है। तो हर लेयर्स में वापस से इसको सब डिविजन किया गया है। तो इसी तरह से अर्थ के ऊपर इतने सारे लेयर्स है। अब अर्थ के अगर इस लेयर, लास्ट लेयर जो था हमारे एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, आउटर स्पेस, तो हम स्पेस में आ जाते हैं। तो मतलब ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को कवर करता है और इसी तरह से यही जो कवर कर रहा है अर्थ को, इसी तरह से देखा जाए कि ये ग्रीन हाउस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था इस वीडियो के लास्ट वीडियोस में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो जो ग्रीन हाउस थी, जो ग्रीन हाउस हमने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस, तो ये ग्रीन हाउस इसी तरह से है कि यहाँ जो है एक बार सन रे जो अंदर जा रही ट्रैप्ड, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जितने सारे लेयर्स है उसमें जो ऑक्सीजन है, अलग अलग जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग जो हमने डिस्कस किया था, इतने सारी जो गैसेज है, ये सारी गैसेज जो है उसको हीट को एब्जॉर्ब करती है और फिर बाद में रिलीज करती है, जो किसके लिए होती है, ये अर्थ के लिए सूटेबल होता है
फॉर द प्रोडक्शंस के लिए भी होती है। तो ये चीज़ है ग्रीन हाउस। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारा जो ग्रीन हाउस है, जिस तरह से अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ने लगी? बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा ओजोन लेयर्स है, जो सन को अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती थी वो वापस जाती थी, रिफ्लेक्ट होती थी, तो वो रिफ्लेक्ट करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है होल्स हो गया है। तो इस तरह से जब वो होल्स हो गया है तो मतलब कहीं इस तरह से जो होल्स हो गए, इससे क्या हो गया कि वो सन जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो इसी होल्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर्स में जो होल्स है उसके कारण वो इजीली एंटर हो जा रही है और वो ट्रैप्ड अंदर ही रह जा रहा है। तो जितना ज़्यादा वो हीट ट्रैप करेगा, मतलब वो वापस किसको गर्म करेगा? अर्थ को गर्म करेगा। और इसी तरह से अर्थ का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी कहा गया था, है ना। तो इस तरह से ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो इसी तरह से उसके लेयर्स भी एक बार वापस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर्स था, ट्रोपोस्फियर्स के बाद जो लेयर्स था, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसे डिस्कस करनी है कि जो लेयर्स है यहाँ पर, जैसे जैसे हम लोग मतलब अर्थ से ऊपर जाते हैं, अर्थ के ऊपर जाते हैं अब स्काई की तरफ, है ना, अर्थ से अवे मूव करते हैं, तो हमारे जो टेम्परेचर है, मतलब हाइट बढ़ रही है। हाइट क्या हो रहा है? हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट, और टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होती है। तो 165 मीटर अगर हम लोग हाइट ऊपर जाती है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो माइनस होता है, मतलब नीचे गिरता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे, अगर जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि 20 डिग्री है मान लो, तो नीचे अगर प्लेन में अगर आते हैं तो 20 डिग्री है, तो 165 मीटर्स क्रॉस करते हैं तो वो 19 हो जाएगा, उसके बाद वापस क्रॉस करते तो 18 हो जाएगा। तो हम जितने ऊपर जाएंगे 17, ऐसे करते करते हमने डिस्कस भी किया कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड भी है एटमोसफियर्स में। तो इसी तरह से हम जितना ऊपर जाएंगे वो उसकी टेम्परेचर जो है टेम्परेचर वो डिक्रीज होती है। हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होती है। तो इसी को कहा जाता है लैप्स रेट। ये लैप्स रेट इसी को कहा गया था, ठीक है। फिर ट्रोपोस्फियर्स के बाद हमने डिस्कस किया था, जैसे मैंने कहा कि ट्रोपोस्फियर्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है ट्रोपोपोल्स, तो उसी तरह से उसके बाद आता है नेक्स्ट इसी ट्रोपोपोज में एक और चीज़ है कि इसी ट्रोपोपोज में एरोप्लेन फ्लाई करती है। इसी लेयर्स में एरोप्लेन, जितने सारे एरोप्लेन्स है इस लेयर में फ्लाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट था स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है उसमें वापस सब डिविजन्स किया गया था, जिसमें ओजोन लेयर भी आता है और स्ट्रेटोपोज भी होती है। तो ओजोन जो है यही है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से सन की इसे बचाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस लेयर्स में जो है ये हार्मफुल वैसे तो हमें बचाता है, बट नाउ इट इज़ बीन कि कहा गया इसमें होल्स बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो इसके कारण तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे कवर करना पड़ेगा इस होल्स को। और वो कैसे होगा? हमें अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी नहीं, अगर बढ़ती रही तो फिर अर्थ की टेम्परेचर बढ़ती रहेगी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद था थर्ड जो था वो था मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर थर्ड था, जो उसके बाद आता है और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ग्राउंड्स अर्थ सर्फेस के बाद। और ये सबसे कहा गया कोल्डेस्ट है, इन 5 लेयर्स में से सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है मेसोस्फियर। इसका टेम्परेचर कितना है? ये -100 डिग्री है, मतलब सोच लो कितना ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे, -डिग्री सेंटीग्रेड है। और साथ साथ मेट्रोइड्स जो भी दिखती है, जिसे बोलते हैं कि टूटता तारा, जो ब्लो करके दिखती, ग्लो होती हुई जलती है, तो वो टूटते हुए जो है मेट्रोइड्स इसी लेयर्स में ही दिखती है वो। फिर उसके बाद था फोर्थ लेयर जो था थर्मोपोज जो था, ये इसी लेयर्स में थे थर्मोपोज, जिसके मतलब होता है थर्मो का मतलब ये होता है हीट, और ये एक्सटेंड है 640 किलोमीटर्स। इसमें एक और लेयर है आयनोस्फीयर। तो ये आयनोस्फीयर जो है जिसके थ्रू इसमें आयन्स होती है, और वो जो हमें हेल्प करती है रेडियो एक्टिविटी, जो है ट्रांसमिशंस, टेलीविजन्स, रेडियो, और जो कॉलिंग हम लोग टेलीफोन से करते हैं, सैटेलाइट्स जो भी है, ये इसी लेयर्स में है, आयनोस्फीयर्स में। फिर दिस फेनोमेना ऑफ ऑरोरा बोरेलियस, दैट नॉर्थर्न लाइट एंड द साउथर्न लाइट जो होती है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया दैट वाज साउथर्न लाइट्स, ये इसी जोन में अकर करती है। स्काई में बहुत से अलग से कलर्स अपीयर्स होती है, बहुत सुंदर लगती है वो। उसके बाद लास्ट जो लेयर्स है वो है एक्सोस्फियर्स।
तो एग्जोस्फीयर जो था ये था हमारा लास्ट लेयर, ये आउटर है, इसके बाद जो है आएगा वो आ जाएगा हमारा आउटर स्पेस आ जाएगा। तो ये कितना है, अर्थ से अबव द अर्थ है 10,000 किलोमीटर्स। इसका टेम्परेचर जो है 400 नहीं 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से, और ये बढ़ता है ऑल्टीट्यूड जैसे। यहाँ पर ग्रेविटी जो है एकदम एब्सेंट है ही नहीं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली थिन एयर, और इसमें जो एयर है बहुत ही कम है, पतला सा है। अब हमारा आज जो नया टॉपिक है वो बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बायोस्फीयर होता है इसमें मतलब जहाँ पे देखो ये लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और एटमोस्फीयर, तो ये तीनों जहाँ पे इंटरैक्ट होते हैं, तो जहाँ पे ये मिलते हैं तीनों फर्स्ट इस तरह से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मिल रही है वाला लेयर्स, तो बायोस्फीयर्स में लाइफ एग्जिस्ट होती है, कि वाटर भी है, एयर भी है एंड लैंड भी है। जो सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स को, मतलब लिविंग जो लिविंग थिंग्स है उसको सर्वाइव करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और वो कहाँ मिलेगा आपको, बायोस्फीयर में मिलेगा। इसीलिए तो डिस्कस करते हैं, चलो बायोस्फीयर। नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द इमेज गिवन इन द अबव, यू विल फाइंड द लिथोस्फीयर, दैट वाज द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। जब ये मीट होती है तीनों, तो उस एरिया को कहा जाता है बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट होती है, मतलब लिविंग थिंग जो है, लिविंग बींग्स जो है इसी में ही पाए जाते हैं। सो द टर्म बायोस्फीयर वॉज कॉइन्ड बाय जियोलॉजिस्ट। तो ये बायोस्फीयर किसने, ये वर्ड जो था, टर्म्स किसने दिया, जियोलॉजिस्ट इडियोड, उन्होंने ये बताया, कंफर्म दिया था स्वीज इन 1875 में। एंड बायो इन ग्रीक मीन्स लाइफ। तो इन्होंने जो ये वर्ड यूज़ किया था बायोस्फीयर, और फिर उन्होंने बताया बायो जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ ऑन अर्थ इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर अस। तो लाइफ वहीं एग्जिस्ट होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में हम ह्यूमंस कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से लाइफ एग्जिस्ट वहीं होगा जो थोड़ा डिस्टेंस में रहेंगे सन से, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, तो इस तरह से लाइफ जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। द लाइफ एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट होती है, एक तो फ्लोरा एंड एक द फना, दैट वाज एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये दोनों में लाइफ होती है, प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। तो अर्थ लिविंग बींग्स, ईच लिविंग बींग हैज़ ओन स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स। हर स्पेसिफिक एनिमल्स और एनवायरमेंट्स जो भी है सब अपने अपने एनवायरमेंट्स में रहते हैं, और वहीं पे ही लाइफ एग्जिस्ट होती है। एंड दिस इज कॉल्ड हैबिटेट। इसी को जो अपने अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, जैसे वाटर में बहुत से एनिमल्स रहते हैं तो वो उसकी इन्वायरमेंट हो गई, तो उसी तरह से उसको कहा जाएगा हैबिटेट, कि वो उसी एरिया में सर्वाइव कर पाएगा। ऑल द ऑर्गेनिज्म वे द प्लांट्स एनिमल्स इंटरैक्ट, जहाँ पे हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, उसे कहा जाता है इन्वायरमेंट्स। ना ऑल द इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स, अब सभी इंटरैक्ट करते हैं, लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है, दैट वाज बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग विद द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, ह्यूमन बींग ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स। तो इसी तरह से छोटे से बड़े, तो जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है तो उस सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब लैंड का इकोसिस्टम अलग होगा, लैंड में वाटर का इकोसिस्टम अलग होगा, ओशन का वाटर सिस्टम इकोसिस्टम अलग होगा, ओशन में जो भी एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं तो उनका इकोसिस्टम अलग होगा। तो ये हर अलग अलग इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम अपना अपना होता है, और वो इकोसिस्टम जो है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। दस द इकोसिस्टम ऑफ रेन फॉरेस्ट, जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया तो उसमें एनिमल्स है, प्लांट्स है और भी अदर क्रिएचर्स है जो सारे मिलके रहते हैं और एक दूसरे को इंटरैक्ट करके एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वो इन्वायरमेंट हो गया उन लोगों के लिए। तो इसी तरह से वो इकोसिस्टम किसका बन गया, और फॉरेस्ट का हो गया, रेन फॉरेस्ट का हो गया। सिमिलरली द इकोसिस्टम इन अ राइस फील्ड, अगर राइस फील्ड का हम लोग बात करते हैं तो राइस फील्ड में क्या है, प्लांट, अदर स्मॉल प्लांट्स है, स्पीसीज है, इंसेक्ट्स भी होती है सॉइल्स के अंदर, अर्थवॉर्म भी होता है सॉइल में। सो मेनी टाइनी ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट। तो ये हो गया इकोसिस्टम ऑफ लैंड। तो इसी तरह से इकोसिस्टम ऑफ ये राइस फील्ड का हो गया, ये राइस फील्ड का हो गया। राइस फील्ड में जो भी राइस फील्ड प्लांट लगाते हैं
स्मॉल प्लांट्स है, स्पाइसीज अलग अलग है, इंसेक्ट्स है, अर्थवॉर्म है। तो उसी तरह से इकोसिस्टम एग्जिस्ट होती है हर जगह जहाँ हम लोग सर्वाइव करते हैं, ह्यूमन बींग भी सर्वाइव करते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम हमारे लिए हो गया लैंड एरिया वाइज, अर्बन एरिया, विलेज, रूरल एरिया, इस तरह से अलग अलग इकोसिस्टम होती है। तो इकोसिस्टम ऑन लैंड, वाटर बॉडीज एंड इन एयर्स में भी है। सो एन इकोसिस्टम कैन बी सीन एज अ पडल्स, एज अ बिग एंड एज अ फॉरेस्ट। तो छोटा सा भी होता है, बड़ा भी होता है, एज बिग एज अ फॉरेस्ट भी होता है, बहुत बड़ा। तो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट की, कौन सी इन्वायरमेंट में है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा जो है। अब वैल्यू कॉर्नर्स देखते हैं। वैल्यू कॉर्नर्स में क्या बता रहा है कि पॉल्यूशन इज कॉजेज अ सीरियस थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट्स। कि आज जो पॉल्यूशन से बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम्स को। क्योंकि हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करते, कहीं एक भी चीज़ मिसिंग हो जाती है, कोई भी एनिमल्स, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सर्वाइविंग में कहीं ना कहीं हमें देखा जाएगा वो हमारे लिए वो एब्सेंट हो गया, मतलब वो कहीं ना कहीं अर्थ में हमारे लिए उससे कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली पता नहीं चलेगा, बट वी विल हैविंग अ लॉस इन आवर लाइफ। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है, जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, इस तरह से इससे जो पॉइजन गैस निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, वो कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है। तो वो एयर पॉल्यूशन करती है। सो एवरी कंट्री हैज़ मेड स्ट्रिक्ट लॉ। सभी कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है कि इंडस्ट्री से और कोई भी इंडिविजुअल जो है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रखेंगे, ताकि जो हमारा एटमॉस्फेयर में ये पॉल्यूशन ना जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंट्रोल में रहेगा और बढ़ेगा नहीं। और फिर कंट्रोल करने के बाद हम उसे धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसे वापस नॉर्मल में लेके आए। तो इस तरह से हर गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, रूल स्ट्रिक्टली बना रही है कि इंडस्ट्रीज़ की पॉल्यूशन है, घर से जो पॉल्यूशन निकलती है या फिर व्हीकल्स जो यूज़ किया जाता है उसकी पॉल्यूशन जो है कंट्रोल में रहे। फाइंड आउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर चेकिंग एयर पॉल्यूशन। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत अलग अलग पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किया, लॉज बनाए हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल जैसे CNG गैसेस के लिए अलाउ किया गया कि वो जो है अपनी मोस्टली CNG गैसेस जो है ताकि उससे पॉल्यूशन कम होती है। तो इसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स करके ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। तो ये हमारा जो चैप्टर्स है एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में से पहले इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका क्वेश्चन आंसर्स का होगा। ठीक है, थैंक यू।